हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? ब्रिटिश आर्थिक नीति का प्रभाव और उनकी जो भू राजस्व व्यवस्था। तो हमने कहाँ तक देख लिया था? सबसे पहले हमने ये इसका लास्ट में हम एक बार रिविजन कर लेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है ना। तो हमने तीनों चरण देख लिए, वाणिज्य चरण, उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद चरण और वित्तीय पूंजीवाद, है ना। ये तीन चरण देख लिए। उसके बाद भू राजस्व व्यवस्था में हमने क्या क्या देख लिया? एक तो इजारेदारी प्रथा देख ली हमने, इजारेदारी देख ली, है ना। इजारेदारी प्रथा देख ली, जिसमें इजारेदारी प्रथा जिसमें पंचवर्षीय ठेके के रूप में क्या भूमि दी जाती थी, है ना। उसका हमने देख लिया कि उसके उद्देश्य क्या है ना, मुख्य विशेषता क्या है ना, ये चीज़ें हमने देख ली इजारेदारी प्रथा में। कि जो 7 मार्क्स है उसमें हमको क्या क्या चीज़ें लिखना है, और 2 मार्क्स में तो फिर हम देख ही देंगे, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था? स्थायी बंदोबस्ती या इस्तमरारी, है ना। ये जो प्रथा है हमने देख लिया था। इसमें क्या क्या देख लिए थे? इसके हमने सबसे पहले विशेषता देख ली थी, है ना। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसमें क्या चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें भी हमने देख ली थी। इसमें क्या जो अधिकार है, जो भूमि का स्वामी है, वो किसको बनाया था? जमींदार को बनाया था, है ना। तो आज के लेक्चर में हमको जो स्थायी बंदोबस्ती है उसके आगे की चीज़ें देखना है कि स्थायी बंदोबस्ती के उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से, है ना। उद्देश्य देखना है हमको, उसके लाभ, स्थायी बंदोबस्ती लागू करने से क्या लाभ हुआ है, क्या हानि हुई है, ये देखेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था जो स्थायी बंदोबस्ती जो व्यवस्था है वो 19% भूभाग पर क्या लागू की गई थी, है ना। इसमें हमने देख ली था उत्तर प्रदेश का बनारस, उत्तरी कर्नाटक, है ना। और भी जो है कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया था, ये चीज़ें हमने देख ली थी। इसके बाद बंगाल बिहार, है ना। तो बंगाल हो गया हमारा, है ना। बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और उत्तर प्रदेश का बनारस और उत्तरी उत्तरी कर्नाटक के मिलाकर 19% भाग पर क्या थी? स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वो लागू थी, है ना। और इसके बाद हमको आज के लेक्चर में उद्देश्य देखना है, इसके लाभ और हानि देखना है, क्योंकि ये 11 मार्क्स में भी आ सकती है और 7 मार्क्स में भी आ सकते हो। 2 मार्क्स में तो फिर हम तो लिख ही देंगे किसके द्वारा प्रारंभ की गई, है ना। और क्षेत्र का देख लेंगे और उद्देश्य जो इम्पोर्टेंट है वो लिख देंगे, है ना। बाकी कंपनी की आय में वृद्धि, है ना। तो ये सभी में हम ये सेम पॉइंट है वो लिख सकते हैं ना। इसके बाद हम रैयतवाड़ी व्यवस्था देखेंगे, इसका प्रारंभ कहाँ कब हुआ, और प्रारंभ में किसने किया सर्वप्रथम, उसके बाद में किसने किया। इसके प्रमुख क्षेत्र देखेंगे कि कितने क्षेत्र फल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। इसकी विशेषता देखेंगे, है ना। इसमें हम आज को जो विशेषताएं देखेंगे सब बस 3 ही विशेषताएं हैं, फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसकी विशेषता, उसके उद्देश्य, उसके लाभ हानि भी कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारी महलवाड़ी व्यवस्था होगी, है। तो हमारा क्या ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव में भू राजस्व व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी भारत में, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और एक बार हम रिवीजन कर लेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है ना। तो सबसे पहले हम स्थायी बंदोबस्ती में क्या इसके उद्देश्य देखेंगे। तो मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य थे, क्या थे कि इंग्लैंड की तरह अंग्रेज ये चाहते थे कि इंग्लैंड की तरह ही भारत में जमींदारों का एक ऐसा समूह तैयार करना जो अंग्रेज साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य करे, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है उसमें भूमि का स्वामी किसको बना दिया गया था? जमींदारों को बना दिया गया था ना। तो उनका उद्देश्य ये था। इसके बाद सेकेंड उद्देश्य है कंपनी की आय में वृद्धि करना। ये बेसिक से ही है कि अगर कोई भी व्यवस्था लागू करना है तो या तो उसका यही होगा कि कंपनी की आय में वृद्धि करना, कर वसूल करना, है ना। यही मुख्य उद्देश्य यही है ना। इसके बाद हम लाभ और हानि देखेंगे कि क्या सबसे अधिक हानि किसको हुई थी? किसानों को हुई थी, है ना। क्योंकि इससे क्या होता था, जो जमींदार वर्ग है, जमींदार
जो अगर सबसे ज़्यादा फोर्स किसको करते थे, किसानों को करते थे। इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष में क्या हुई थी, हानि हुई थी। इसमें क्या देखेंगे हम, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उसमें उसमें जो जमींदार वर्ग है, जमींदार वर्ग किसके हिमायती बने रहे, अंग्रेजों के हिमायती बने रहे। तो एक बड़ा समूह जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या अछित रहा, मतलब जो जमींदार वर्ग है वो किसके अंडर में काम करने लगे थे, अंग्रेजों के अंडर में, है ना। तो इससे अछूते रहे। इसके बाद क्या, सर्वाधिक लाभ किसको मिला था, जमींदारों को ही मिला था, है ना। इसलिए वो अंग्रेजों के क्या, हिमायती बने रहे। इसके बाद सरकारों को भी इससे हानि हुई थी, क्या, सरकार को भी कुछ हानि हुई थी। बाकी सबसे ज़्यादा लाभ अगर हम देखें तो ज़मींदारों को हुआ था ना, और सबसे ज़्यादा अधिक हानि किसको हुई थी, तो किसानों को हुई थी, है ना। तो ये लाभ और हानि है। तो ये हमारा स्थायी बंदोबस्ती कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले इसका प्रारंभ देखा, प्रारंभ कहाँ हुआ है ना। इसके बाद इसके क्षेत्र देखे तो 19% क्षेत्र पर जो स्थायी बंदोबस्ती वो लागू है। इसके बाद हमने इसकी विशेषता देखी। विशेषता में क्या देखा हमने कि भूमि का स्वामी किसको, जमींदार को बना दिया गया था ना, और 1/11 किसको, अंग्रेजों को, 10/11 किसको, जमींदारों को दी गई, है ना। इसके बाद हमने उद्देश्य देखे, मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य हैं, और लाभ हानि भी हमने कर दिया। तो क्या हमारी स्थायी बंदोबस्ती या तो आपकी 11 मार्क्स में जाए, या 7 मार्क्स में जाए, या 2 मार्क्स में, ना। तो तीनों मार्क्स में हमने कर ली है कि हमको क्या क्या चीज़ें लिखना है। अगर 11 मार्क्स में आए तो हमको प्रारंभ, वो क्षेत्र विशेषता, उद्देश्य और लाभ हानि, ये 5 चीज़ें लिखनी है। और अगर 2 मार्क्स में आए तो हमको सिर्फ प्रारंभ, क्षेत्र और कुछ विशेषताएं लिखनी है ना। इसके बाद अगर 7 मार्क्स में आए तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है विशेषता से आपने 1-2 लाइन लिख दी, क्षेत्र लिख दिया, प्रारंभ लिख दिया, उद्देश्य में सिर्फ एक ही उद्देश्य लिखा कि कंपनी की आय में वृद्धि करना, है ना। लाभ हानि में जो सबसे अधिक हानि किसानों को ही, सबसे ज़्यादा लाभ जमींदारों को हुआ, और ये स्वतंत्रता संघर्ष में हानि हुई, है ना। तो ये लिख सकते हैं हम। इसके बाद हम देखेंगे रैयत बाड़ी व्यवस्था। तो इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया, कर्नल रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 में सबसे पहले किया था। कौन सी, रैयत बाड़ी व्यवस्था का ना। और अगर हम बाद में देखें तो टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में इसका प्रारंभ किया। क्या, तो अगर हम देखें सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किसने किया, तो कर्नल रीड के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में कब किया, 1792 में। और अगर हम बाद में देखें तो टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में किया, है ना। अगर हम देखें रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो रैयत बाड़ी व्यवस्था के क्षेत्र देखेंगे तो मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, है ना, बम्बई बोलते थे, है ना पहले, असम के कुछ भाग। तो 51% भाग पर, मतलब जो चारों वो राजस्व व्यवस्था है उसमें से सबसे ज़्यादा, अगर किसी क्षेत्रफल पर कोई सी भी भू राजस्व व्यवस्था थी तो वो रैयत बाड़ी व्यवस्था थी, है ना। इसमें क्या था, विशेषता में हम देख लेंगे, किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था ना। जैसा हमने इजारेदारी में देखा, तो इजारेदारी में पंचवर्षीय ठेके के रूप में, और स्थायी बंदोबस्ती में तो जो जमींदार है उनको भूमि का स्वामी बना दिया। इसी प्रकार जो रैयत बाड़ी, किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया। इसके बाद भू राजस्व का निर्धारण भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर होता था, मतलब जितनी भूमि होती थी उतना भू राजस्व लिया जाता था, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो लगान दर काफ़ी अधिक हो गई थी, लगभग 50%, और समय से लगान ना देने पर किसानों से क्या, जमीन छीन ली जाती थी, है ना। तो मुख्य रूप से आज हमने ये 3 विशेषताएं देखी, जिसमें किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया, भू राजस्व का निर्धारण भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था, और लगान दर काफ़ी अधिक थी, लगभग 50%, और समय पर लगान ना देने पर किसानों से क्या, जमीन छीन ली जाती थी। तो ये 3 विशेषता आज देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अन्य विशेषता देखेंगे, उद्देश्य और लाभ हानि भी देखेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, स्थायी बंदोबस्ती कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने उद्देश्य देखे। 2 उद्देश्य है, इंग्लैंड की तरह भारत में जमींदारों को ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेज साम्राज्यों के लिए क्या, सामाजिक आधार का कार्य करे, और दूसरा कंपनी की आय में वृद्धि। और लाभ हानि में देखेंगे, सबसे अधिक हानि किसानों को, स्वतंत्रता संघर्ष में हानि, सर्वाधिक लाभ जमींदारों को, और सरकार को भी कुछ हानि हुई। इसके बाद रैयत बाड़ी देखा, प्रारंभ कर्नल रीड के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792,
और बाद में टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में। क्षेत्र क्या है? मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भाग, लगभग 51% भाग पर ये व्यवस्था थी। विशेषता में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया, भू राजस्व का निर्धारण भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर, और लगान दर काफ़ी अधिक, लगभग 50%, और समय से लगान ना देने पर किसानों से ज़मीन छीन ली जाती थी, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने स्थायी बंदोबस्ती कंप्लीट कर लिया, रैयतवाड़ी हमारा आधा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दोनों कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे।